दोस्तों, आज की मूवी के बारे में बात करें तो हर एक इंसान को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए अपना घर कितना इम्पोर्टेंट होता है और जो लोग अभी भी अपने नए घर का इंतजार कर रहे होंगे वो इस बात को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना होता है कि उनका खुद का एक घर हो और इसके लिए वो फैमिली अपनी पूरी मेहनत करती है, चाहे वो माँ बाप हो या बेटा बेटी। बहुत ही कम ऐसी मूवीज बनती हैं जो हमारी सोसाइटी की रियलिटी को दिखाती है। तो उसी मेहनत, मुश्किल और इमोशन के लिए आज मैं ये मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। उम्मीद है आप मुझे इस मूवी पर भरपूर प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में ही हम एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं जिसमें है वासुदेवन, उसकी बीवी शांति, बेटा प्रभु और बेटी आरती। फिलहाल वासु अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे घर पर आता है क्योंकि पुराने किराए के घर में इनको कुछ साल हो गए थे, जिसकी वजह से घर के मालिक ने इनको घर खाली करने का बोल दिया था। हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग इस घर में शिफ्ट होते हैं तो प्रभु कहता है कि पापा, ये घर तो पहले वाले से भी छोटा है, जबकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इस बार बड़ा घर लेंगे। तो वासु उससे कहता है कि अरे बेटा, उस बड़े घर का भाड़ा 500 रुपए ज्यादा था, जबकि मुझे हमारे बजट में यही घर मिला। और वैसे भी ये घर तुम्हारे स्कूल से पास है तो तुम्हें भी आसानी होगी। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वासु अपने बेटे प्रभु को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और उसकी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जबकि स्कूल की फीस बचाने के लिए आरती एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है। अब ऐसा नहीं था कि वासु अपनी बेटी आरती को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बेटी खुद सरकारी स्कूल में कंफर्टेबल थी और काफी होशियार थी, इसलिए उसे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब तक इतने सालों में वासु ने जितने भी घर बदले, शांति को उससे कभी शिकायत नहीं रही और वो हमेशा हर एक सिचुएशन में अपने पति के साथ एडजस्ट करती रही और दोनों मिलकर अपने घर और बच्चों का फैसला करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन वो अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएंगे। आज आरती अपने पापा से कहती है कि पापा, जब हम फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे तो हमारे घर में 3 बेडरूम्स होंगे, एक मेरे लिए, एक प्रभु के लिए और एक आप दोनों के लिए। अब इसी बीच अचानक नए घर का ओनर वासु के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे तो अच्छे खासे बड़े हैं। तो वासु कहता है कि सर, मैंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि मैंने आपको बोला था कि मेरा बेटा 12th में पढ़ रहा है और मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ रही है। ये सुनकर अब हाउस ओनर चिड़चिड़ाते हुए पूछता है, भाई साहब, इसका मतलब क्या मैंने गलत सुना? तो इस तरह से वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगता है। लेकिन जब वासु को एहसास होता है कि बात कहीं बिगड़ ना जाए तो वो उससे सॉरी कह देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि घर का ख्याल रखना और कुछ भी तोड़फोड़ मत मचाना। अब उसके जाने के बाद प्रभु अपने पिता से कहता है कि पापा, जब मैं LKG में पढ़ रहा था तब से सुन रहा हूँ कि हमारा खुद का एक घर होगा और आगे जाकर हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज तक तुमने घर ही नहीं लिया। ये सुनकर अब वासु प्रभु को डांटता है कि तुम बच्चे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता कि कैसे अपनी जिंदगी के फैसले लिए जाते हैं, इसलिए फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है। तो इस तरह से अब प्रभु खुद अपने फादर के पास जाकर सॉरी बोलता है और ये मैटर सॉल्व हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम मिडिल क्लास लोगों के घर में होता है। आज एक नाराज तो कल दूसरा, जबकि शाम तक फिर सब ठीक। खैर, फिर वासु भी प्रभु से कहता है कि तुमने सही कहा बेटा, मैंने घर खरीदने में देर कर दी। असल में मैंने घर के लिए बहुत साल पहले कुछ पैसे जमा किए थे, यही करीब 7.5 लाख रुपए, लेकिन उस वक्त बस मैं सोचता रह गया और वो मौका हाथ से निकल गया, क्योंकि उस वक्त मैं तुम दोनों की परवरिश पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन अब देखते हैं, अगर हमें हमारे बजट में कोई अच्छा घर मिल जाए तो ठीक रहेगा। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। अब दूसरे दिन ही वासु की फैमिली सिटी के बाहर एक जगह को देखने के लिए जाती है जहाँ पर प्लॉट्स बेचे जा रहे थे। अब उस जगह को देखते ही आरती शुरू हो जाती है कि पापा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर मेरा बेडरूम होगा और यहाँ पर हॉल होगा, और बताओ पापा, तुम्हें क्या चाहिए? तो वासु कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारे घर के बाहर बोर्ड लगा हो, वासु एंड फैमिली। खैर, अब देखते ही देखते उस जगह पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन वासु अब भी यही सोचता है कि इसके पास तो अभी इतना बजट नहीं है कि ये इस घर को ले पाए। असल में वासु एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट होता है, जहां वो इतनी ही कमाई कर पा रहा था कि घर अच्छे से चल पाए, लेकिन उस कमाई में उसकी सेविंग नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब वासु वापस अपने ऑफिस पर आता है तो उसकी टेबल के पास एक कंप्यूटर लगा होता है, जिसके बाद वासु अपने बॉस मेहता के पास जाकर उसके बारे में पूछता है कि सर, मेरी टेबल पर वो कंप्यूटर क्यों है और किसने रखा है?
तो मेहता कहता है वासु, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वो तो मेरे बेटे ने लाकर रख दिया क्योंकि उसने कहा था कि अब सारे अकाउंट्स कंप्यूटर में ही फीड होंगे। तो ये सुनकर वासु कहता है कि अरे सर, उसकी क्या जरूरत है, क्या मैं ढंग से काम नहीं कर रहा? मैं हर एक रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करता हूँ और आप जो भी डेट बोलो, जब भी बोलो, मैं सारे अकाउंट्स आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अब मेहता मुस्कुराते हुए कहता है, वासु तुम उस चीज को इग्नोर करो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक दिन जब वासु और उसकी फैमिली एक मूवी को देखने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में वासु कुछ अपार्टमेंट्स को देखते हुए कहता है, इस एरिया में हमने कुछ सालों पहले घर देखा था ना, देखो आज कितना डेवलप हो गया है, चलो एक बार देख कर आते हैं। इस तरह से अब वासु की फैमिली उस एरिया में जाती है। अब वहाँ का ब्रोकर वासु को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि सर, आप तो शायद 7-8 साल पहले आए थे, है ना? तो क्या आपने अभी तक घर नहीं लिया? बताइए, इतने सालों में तो मेरे सर के बाल भी उड़ गए। तो ये सुनकर वासु कहता है कि भाई, मेरे पास 7.5 लाख रुपए हैं, क्या अब कुछ हो सकता है? अगर हो सके तो मेरे लिए कोई घर देख लो। इसके बाद वो ब्रोकर हंसते हुए कहता है, अरे सर, 7.5 लाख रुपए में अब आपको फ्लैट कैसे मिल पाएगा? हाँ, अगर आप 10 साल पहले आए होते तो बात अलग थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ घर की कीमत तकरीबन इतनी ही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 15 लाख मिनिमम है। ये सुनकर वासु शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए जमा करने के लिए उसे 10 साल लगे थे, जबकि इतने सालों में प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो चुका था। खैर, आरती इस चीज को समझ जाती है कि उसके पापा घर के लिए परेशान हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर घर खरीदने के लिए क्या किया जाए। इसलिए अब घर आने के बाद आरती अपने पापा को एक प्लान बताती है। वो कहती है कि अपने घर के लिए हमें 15 लाख रुपए चाहिए, इसलिए अगर हम हर महीना 20 से 25 हजार रुपए बचाएं, तो हमारा टारगेट 1.5 से 2 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए मम्मी के गहने भी हैं। तो इस तरह अब सारे फैमिली मेंबर्स ये ठान लेते हैं कि 1 साल में ये लोग कैसे भी करके इस गोल को पूरा करेंगे। अब दूसरे दिन वासु अपने बॉस के पास जाकर एक्स्ट्रा काम मांगने लगता है, जिसके बाद ओवरटाइम करने की वजह से उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अब उसी तरह शांति भी घर में कुछ खाने के सामान बनाने लगती है, जैसे कि स्नैक्स वगैरह, ताकि उन्हें बेचकर भी वो घर की कमाई में एक हिस्सा जोड़ सके। इस तरह अब धीरे धीरे वासु की फैमिली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ती है और फिर हर महीना पूरा परिवार कुछ न कुछ पैसे जमा कर ही लेता है। फिर एक दिन प्रभु के स्कूल वाले वासु को स्कूल बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका था और वो भी स्पेशली कंप्यूटर में। इसलिए अब प्रिंसिपल वासु से कहती है कि कंप्यूटर ही आने वाला फ्यूचर है और उसमें भी आपका लड़का फेल हो गया, इसलिए हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, प्लीज आप इसकी टीसी लेकर जा सकते हैं। वो कहती है कि एक तो पहले ही रिकमेंडेशन की वजह से हमने आपके बेटे को इस स्कूल में जगह दी, लेकिन उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला। ऐसे तो ये लड़का हमारे स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही कर देगा। लेकिन अब वासु प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि मैडम, मेरे बेटे को एक और चांस दे दीजिए, वो खुद को इम्प्रूव करके दिखा देगा, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ता तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता और उसको किसी न किसी काम पर लगा देता। इस तरह अब आखिर में प्रिंसिपल उसको लास्ट चांस देने को तैयार हो जाती है। फिर प्रभु भी अपने पिता से सॉरी बोलते हुए कहता है कि पापा, आप फिक्र मत करो, आगे मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अब हम देखते हैं कि इसी स्कूल में आयशु नाम की एक लड़की होती है, जो प्रभु की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है और वो हर सिचुएशन में प्रभु का साथ भी देती है ताकि उसे मोटिवेट कर सके। तो एक दिन आयशु उसको मोटिवेट करते हुए ट्यूशन के बारे में बताती है कि तुम भी मेरी वाली ट्यूशन क्लास में ज्वाइन कर लो, वो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल में तो आजकल पढ़ाई होती ही नहीं। तो प्रभु अब ट्यूशन के बारे में अपने फादर को बताता है, जिस पर वासु कहता है, बेटा तुम जानते हो ना हमारे सेविंग्स के बारे में कि हमारा प्लान क्या है, ऊपर से तुम ही घर के लिए सबसे ज्यादा बेताब हो, तो बताओ अगर तुम्हारी ट्यूशन शुरू करवाई जाएगी तो उसमें सारा खर्चा बढ़ जाएगा और सेविंग्स और कम हो जाएगी। तो प्रभु कहता है कि पापा, स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, अब बताइए आप कि मैं क्या करूं। ये सब वहाँ खड़ी आरती भी सुन रही होती है, जो एकदम से कहती है कि पापा, प्रभु की पढ़ाई के बारे में मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं रोज सुबह उसे 5 बजे उठा दूंगी, जिससे उसका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से वो अलार्म लगाकर रोज सुबह प्रभु को उठा देती है, जिसके बाद प्रभु अपने घर की छत पर जाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन इसके दूसरे ही दिन वो मकान मालिक वासु के पास आकर कहता है कि भाई, तुम अपने बेटे को छत पर पढ़ने मत भेजा करो, क्योंकि मेरी बेटी भी छत पर पढ़ती है, इसलिए अगर किसी ने उनको साथ में पढ़ते देख लिया तो बेवजह पूरे इलाके में लोग बात करने लगेंगे। तो इस तरह आखिर में वासु हार कर प्रभु के साथ उसके ट्यूशन की बात करने जाता है और प्रभु से कहता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह दूसरे दिन से ही प्रभु आयशु के उसी ट्यूशन क्लास में ज्वाइन होकर अच्छे से पढ़ाई करने लगता है, जिसके बाद दूसरे टेस्ट में उसे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं और वो इम्प्रूव करने लगता है। लेकिन ये सब उसकी अकेले की मेहनत नहीं थी, इसमें उसके घर वालों के साथ साथ उसकी फ्रेंड आयशु का भी हाथ था।
जो अक्सर उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। खैर, अब एक दिन प्रभु आयशु से कहता है कि चलो हम दोनों एक ही कॉलेज में ज्वाइन हो जाते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आयशु को फैशन डिजाइनिंग करना होता है, यानी उनका एक कॉलेज में होना पॉसिबल नहीं था। तो यही सोचकर प्रभु उससे कहता है कि इस स्कूल में तुम हो इसलिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, कॉलेज में जाने के बाद पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगा। इस बीच अब प्रभु उससे कहता है कि चलो आयशु हम आइसक्रीम खाते हैं। पर आयशु ये कहकर मना कर देती है कि इस एरिया में कुछ लोग मेरे पापा को जानते हैं और अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और पापा को बता दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम शुरू होते हैं, जहां प्रभु को अपने पिता की बातें ही याद आती रहती हैं और यही टेंशन लेकर प्रभु अपने सारे एग्जाम्स को अटेंड करता है। अब कुछ दिनों बाद एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और आज स्कूल का लास्ट डे होता है। इस दिन आयशु प्रभु से कहती है कि हॉलीडेज में मैं अपने नानी के गांव जा रही हूँ और रिजल्ट आने तक वापस आ जाऊंगी, इसलिए तब तक तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। फिर 1.5 महीने बाद आयशु प्रभु को फोन करके रिजल्ट्स के बारे में बताती है कि आज रिजल्ट आने वाला है और मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, इसलिए जल्दी आ जाओ। जब प्रभु वहाँ जाता है तो आयशु कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ। तो इस तरह पहले प्रभु का रिजल्ट चेक करने पर वो बहुत ही एवरेज नंबर्स से पास होता है, जिस वजह से उसे दुख होता है क्योंकि अब उसे अच्छे कॉलेज में फ्री सीट नहीं मिलेगी और फिर से पढ़ने के लिए पैसे देने होंगे। लेकिन आयशु उसे समझाती है कि टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। इसके बाद जब वो दोनों आयशु का रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वो फेल हो चुकी है। ये देखकर अब वो बहुत अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब प्रभु उसको समझाता है कि अभी एक और मौका है ना, तुम सप्लीमेंट्री लिख लो, मुझे पक्का यकीन है तुम जरूर पास हो जाओगी और मुझे लगता है कि जरूर कोई मिस्टेक हुआ है तुम्हारे मार्क्स को चेक करने में। तभी अचानक आयशु उससे कहती है कि चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह से ये दोनों चुपचाप आइसक्रीम खाकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। खैर, उसी रात वासु अपने घर वापस आकर अपनी फैमिली को खुशखबरी देता है कि फाइनली हमारा टारगेट खत्म हो चुका है। लेकिन उसी वक्त वासु को प्रभु के रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है और वो उसके नंबर्स देखकर बहुत अपसेट होकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ठीक उसी वक्त घर का ओनर वासु के पास आकर प्रभु के रिजल्ट के बारे में पूछता है। लेकिन अपसेट होने की वजह से वासु घर के ओनर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये हमारे घर का मामला है, तुमको क्या लेना देना। ये देखकर अब बेचारा प्रभु यही सोचता है कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाया और पता नहीं अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन वासु अब शांत होकर प्रभु के पास आकर उसको समझाता है कि तुमने अपना पूरा एफर्ट लगाया, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना और अब तुम बड़े कॉलेज में ज्वाइन हो जाओ। जिस पर प्रभु कहता है कि पापा इसके लिए काफी सारे पैसे चाहिए। तो वासु कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम हमारे घर का प्लान थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन पहले तुम्हारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि अगला एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है और तभी वासु की फैमिली भी उस घर को खाली कर देती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वासु ने उससे भी बेटर घर ढूंढ लिया था जहां ये लोग आ गए थे। खैर, अब प्रभु और वासु एडमिशन के लिए कॉलेज जाते हैं और प्रभु मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड होता है, पर प्रिंसिपल उससे कहता है कि बेटा आजकल आईटी का बहुत ही बूम है, वही अगला फ्यूचर है, इसलिए तुम आईटी ले लो, कहाँ मैकेनिकल के चक्कर में पड़ रहे हो। ऊपर से आईटी में कॉलेज के बाद फौरन जॉब लग जाती है। ये सुनकर अब वासु भी प्रभु को समझाता है कि सर सच कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कंप्यूटर ही इम्पोर्टेंट है, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो इस तरह अपने फादर की बात मानकर प्रभु आईटी ले लेता है। अब कॉलेज के पहले ही दिन जब प्रभु फर्स्ट बेंच पर बैठता है तो एक लड़का उसके पास आकर अपने बारे में बताता है। असल में वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं होता, लेकिन कोटा के जरिए उसको सीट मिली होती है। इस तरह पहले दिन ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ साथ ये लोग पहली बेंच से आखिरी बेंच तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को आईटी के सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहे होते। अब इसी बीच एक दिन प्रभु आयशु को याद करके उसके घर के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आयशु की फैमिली वो घर खाली करके जा चुकी है। इसलिए अब वो आसपास आयशु के बारे में पूछने लगता है, पर किसी को आयशु की फैमिली के बारे में पता नहीं होता। उसके बाद आरती के भी 10th के रिजल्ट्स आने पर वो 93% से पास होती है। और फिर जब वासु आरती को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने की बात करता है तो आरती अपने पापा से कहती है कि पापा मैं इंटर गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मैं खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। फिर एक दिन वासु अपने बॉस के पास जाकर 5 लाख रुपए उधार मांगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वासु की जिंदगी का पहला उधार था। दूसरी तरफ प्रभु के कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आते हैं, जहाँ प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। अब वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं बेवजह अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इस कॉलेज को यहीं ड्रॉप कर दूंगा और किसी काम पर चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि फेल होने के बाद प्रभु घर में किसी को भी नहीं बताता, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी नहीं।
फिर शाम को जब वासु घर आता है तो प्रभु उसे अपने बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी वासु अपनी फैमिली को एक चीज बताता है। असल में वासु अपने बॉस से पैसे लेकर उस बिल्डर को एडवांस देने गया था, लेकिन वो बिल्डर उससे कहता है कि सर अब भी आप 15 लाख पर अटके हो, जबकि अब प्रॉपर्टी के रेट्स और बढ़ चुके हैं और अब आपको फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। यानी पहले तो इन्होंने 15 लाख रुपए जमा किया, लेकिन अब इससे भी काम नहीं होगा। इसलिए अब वासु यही बात अपनी फैमिली को बताकर बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि उनका सपना महज एक सपना ही रह जाएगा। वो ये भी कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक घर के लिए मैं ट्राई करता ही रहूंगा और अगर मैं नहीं रहा तो प्रभु सब संभाल लेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई के बाद अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। तो इस तरह से वो अपने बेटे पर पूरा भरोसा शो करने लगता है। इसलिए अब इस सिचुएशन को देखकर प्रभु अपने पिता को रिजल्ट के बारे में नहीं बताता। फिर दूसरे दिन कॉलेज में प्रभु का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने भी सोच लिया था कि अगर तुम इस कॉलेज को ड्रॉप करोगे तो मैं भी कर दूंगा। अब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों किसी फैक्ट्री पर काम करके अपना खुद का खर्चा उठाएंगे और साथ ही जितना होगा उतना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन वही जिसे पढ़ना हम चाहते हैं। इस तरह से ये दोनों अब एक फैक्ट्री जाकर काम शुरू कर देते हैं और प्रभु का तो ऑलरेडी मैकेनिकल में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो काम उसे सूट करने लगता है। दूसरी तरफ जब वासु अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि आज उसका बॉस वहाँ पर नहीं होता। अब बॉस का बेटा अपने वासु से कहता है कि आज के बाद मैं ही ऑफिस में आऊंगा, इसलिए आप मुझे ही अकाउंट्स को रिपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में फीड होने चाहिए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी टैली सीख लीजिए, नहीं तो देख लीजिए अगर आप कहीं और काम कर पाओ। इसके बाद वासु अपने घर जाकर सभी को यही बताता है कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है टैली सीखने का, वरना मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी। ये सुनकर आरती अपने पिता को एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाती है और कुछ ही दिनों बाद वासु टैली एग्जाम में पास भी हो जाता है, जिससे उसकी जॉब बच जाती है। फिर एक दिन वासु प्रभु को साइड में बुलाकर पूछता है कि प्रभु क्या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि मैं भी फैक्ट्री की स्मेल जानता हूँ। जिस पर प्रभु उससे कहता है कि पापा कॉलेज के छोटे मोटे फीसेस होते हैं जिसके लिए मैं घर पर बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, आप फिक्र मत करो। अब वासु कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली के लिए फैक्ट्री में काम किया करता था और मेरे भाई और बहन उस वक्त छोटे थे जो आज अच्छे से पढ़ाई करके वेल सेटल्ड हैं, जबकि मैं यहीं पर रह गया। इसलिए तुम मेरे जैसे मत बनो, तुम्हें फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो और खुद की पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी तुम्हारे पीछे मैं हूँ ना। फिर हम देखते हैं कि वासु एक कंप्यूटर खरीदकर घर में ही अपना काम करने लगता है और तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर प्रभु को साइड में बुलाकर कहता है कि तुम्हारे पापा को हार्ट स्ट्रोक हुआ है और उनको थोड़ा सा ब्लॉकेज है, इसलिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह अब डॉक्टर्स वासु की सर्जरी कर देते हैं। फिर होश में आने पर वासु प्रभु से पूछता है, मेरे ऑपरेशन में बहुत खर्चा आया होगा ना बेटा? तो प्रभु कहता है कि अरे पापा कुछ नहीं, सब मैनेज हो गया और वैसे भी आप अब ठीक हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। अब बेचारा वासु ये सोचकर बहुत दुखी होता है कि इतने सालों की कमाई सिर्फ एक ऑपरेशन में चली गई। अब कुछ दिन गुजरने के बाद वासु ठीक होकर दोबारा अपने काम पर जाता है और इसी बीच वासु के बॉस की भी मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद से वासु और टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि उसके बॉस ने हमेशा उसकी बहुत मदद की थी। फिर एक दिन वासु अपने भाई के पास जाकर उससे मदद मांगता है कि मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन वासु का भाई कहता है कि जब प्रभु की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आएगा तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर जब ये बात वासु अपनी फैमिली को बताता है तो सभी एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं। खैर अब कुछ ही दिनों के अंदर ही प्रभु की पढ़ाई खत्म हो जाती है और कॉलेज में जॉब के लिए कैंपस लगना शुरू हो जाते हैं। अब प्रभु हर इंटरव्यू में जाकर उसे क्रैक करने की कोशिश करता है ताकि अपने चाचा को दिखा सके, लेकिन वो किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाता और सभी कंपनीज उसे रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन फिर भी प्रभु और उसका फ्रेंड बिना हार माने अच्छे से प्रिपरेशंस करते रहते हैं और फिर जब एक और कंपनी का इंटरव्यू आता है तो प्रभु एक एक करके सारे राउंड्स में क्लियर करके आखिर में फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर प्रभु से कुछ सवाल पूछता है और प्रभु उसका जवाब देने लगता है, लेकिन वो आदमी अब उस जवाब को आम भाषा में समझाने के लिए कहता है, लेकिन प्रभु उसे समझा नहीं पाता। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। पर इस बार प्रभु डायरेक्टली उससे पूछता है कि सर क्या आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, और कर रहे हो तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो वो आदमी कहता है कि प्रभु तुमने जो भी पढ़ा वो तुम रट्टा मार के हमारे सामने बोल रहे हो, जबकि हमें वो आदमी चाहिए जिसकी खुद की अपनी एक सोच हो और दिमाग क्रिएटिव हो
और वैसे भी हमने एक लड़के को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से वो प्रभु को उसका फ्रेंड दिखाने लगते हैं। यानी इस इंटरव्यू में प्रभु का फ्रेंड पास हो गया था और उसे जॉब मिल चुकी थी। अब ये देखकर प्रभु बहुत खुश होता है और वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से उसके मोहल्ले से लेकर घर तक में पानी घुस चुका होता है। तभी अचानक प्रभु ऐसे का ऐसा ही खड़ा होकर अपने इंटरव्यू के बारे में वासु को बताता है कि इस इंटरव्यू में भी वो फेल हो गया। और ये सुनकर वासु समझ जाता है कि अब वो घर नहीं ले सकते। खैर, अब देखते ही देखते 2011 आ जाता है, जहां वासु की फैमिली अब उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वासु को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नई लड़की आ जाती है। वहीं प्रभु अभी भी इंटरव्यूज देता रहता है क्योंकि उसको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली होती। और इसी बीच फाइनली एक छोटे से बीपीओ में उसे जॉब मिल जाती है। लेकिन इस जॉब में भी वो ज्यादा टिक नहीं पाता और प्रेशर की वजह से उसे छोड़ देता है। फिर वो अपने खर्चों के लिए छोटे मोटे जॉब्स करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिलहाल वासु अपने बेटे प्रभु से बात ही नहीं करता, क्योंकि जिस दिन वो पहली बार इंटरव्यू में फेल हुआ था उस दिन वासु इनडायरेक्टली प्रभु से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने को कहता है, पर उसके रिजल्ट्स में भी वो फेल हो जाता है, जिस वजह से वासु बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि हर बार ये फेल होता आ रहा है, आखिर मैं इसको और कितना समझाऊं। अब प्रभु यही सोचकर बहुत दुखी होता है कि वो अभी भी अपने फादर पर एक बोझ है। लेकिन वासु फिर भी उससे कहता है कि छोटे मोटे काम करके मेरी तरह मत बनो, तुम बहुत बड़े आदमी बनो। उसी वक्त प्रभु का वो कॉलेज मेट फ्रेंड प्रभु को फोन करता है कि कुछ दिनों में मेरी कंपनी में इंटरव्यूज होने वाले हैं, इसलिए तुम जरूर अटेंड करना, बाकी मैं देख लूंगा। प्रभु कहता है थैंक्स यार, मैं जरूर अटेंड करूंगा। इस तरह अच्छे से प्रिपेयर होकर वो इंटरव्यू में जाता है और फाइनली अब वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। ये खबर सुनकर अब वासु बहुत खुश होता है, जिसके बाद इनकी जिंदगी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अब देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और प्रभु भी अब एक अच्छी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। इसी बीच एक दिन प्रभु अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें एक बड़े से होटल में लंच करवाने ले जाता है, जहां प्रभु और आरती उनको सरप्राइज देते हैं कि इनका हाउसिंग लोन अप्रूव हो चुका है। यानी आरती भी जॉब करती थी और प्रभु भी, तो दोनों की सैलरी पर ये लोन अप्रूव हो जाता है। खैर, ये सुनते ही वासु बहुत खुश होता है कि अब मेरा सपना मेरे बच्चे पूरा करने वाले हैं। फिर वो लोग एक अच्छे से फ्लैट की तलाश में लगे रहते हैं और ये फ्लैट इनको योगी बाबू दिखाता है, जिसे ये लोग पसंद भी कर लेते हैं। इसी बीच एक दिन वासु का भाई उसके घर पर आता है और आरती की शादी की बात करता है। वो कहता है कि एक बहुत ही अच्छा खानदान है और उन्होंने खुद आरती को पसंद किया है, इसलिए अगर ये शादी हो जाए तो आरती का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आरती उससे कहती है कि चाचा, अभी मैं शादी करना नहीं चाहती। लेकिन जाते जाते वासु का भाई वासु को समझाता है कि देख लो, वो बहुत पैसे वाला खानदान है, आरती की लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह से अब वासु भी ओके कह देता है और आखिर में दिखाए जाने पर आरती भी उस लड़के को पसंद कर लेती है। फिर जब शादी फिक्स हो जाती है और वासु हिसाब को कैलकुलेट करता है, इसलिए अब वासु और शांति प्रभु से कहते हैं कि फिलहाल हम होम लोन को ड्रॉप कर देते हैं, हम लोग आरती की शादी के बाद इसको वापस से देख लेंगे और थोड़ा वेट कर लेंगे। तो इस तरह से फाइनली आरती की शादी हो जाती है। फिर एक दिन वासु प्रभु को अपने पास बुलाकर उसकी शादी की बात करता है, जिस पर प्रभु कहता है कि पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो वासु कहता है कि अरे, तुम 30 साल के हो चुके हो, अब क्या बूढ़े होकर शादी करोगे? और वैसे भी लड़की वाले बहुत रईस हैं। ऊपर से उस लड़की का फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुका है और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ये भी बताता है कि 2-3 बार उस लड़की की एंगेजमेंट टूट चुकी है, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से वाली है, इसलिए तुमको ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हालांकि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब प्रभु तो ये सुनकर चुप रहता है, लेकिन उसकी माँ शादी के लिए ओके कह देती है। फिर कुछ ही दिनों में शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ लड़की जो कुछ भी कहती है प्रभु वही मानता रहता है। फिर जब उसी शॉपिंग मॉल में ये लोग दुल्हन के कपड़े देखने दूसरे काउंटर पर जाते हैं, तो शॉकिंगली वहाँ पर प्रभु को आयशु नजर आती है, जो एज ए सेल्स गर्ल वहाँ पर काम करती थी। अब कुछ सेकंड्स तक तो प्रभु और आयशु एक दूसरे को बस ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन आसपास का माहौल देखकर आयशु सेकंड्स में समझ जाती है कि प्रभु की शादी होने वाली है। फिर जब प्रभु को थोड़ा मौका मिलता है तो वो आयशु के पास जाकर पूछता है कि कैसी हो तुम और कहाँ थी तुम, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अब आयशु के जवाब देने से पहले वो लड़की प्रभु को बुलाने लगती है, जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का पिता अपने होने वाले दामाद यानी प्रभु को फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए ये लोग एक फ्लैट देखने जाते हैं। यहाँ वासु और शांति भी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली प्रभु के जरिए हमको एक घर मिल रहा है। अब ये सब होने के बाद प्रभु आयशु से मिलने उसके शॉपिंग मॉल जाता है, जहाँ आयशु प्रभु को देखकर कहती है कि अगर तुमको ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो तो क्या हम दोनों थोड़ी देर पैदल चल सकते हैं।
तो इस तरह से ये दोनों आयशु के घर तक पैदल चलने लगते हैं और इसी बीच वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है। असल में स्कूल डेज में उसका पिता दारू पीकर उसकी माँ को बहुत मारा पीटा करता था और जिस टाइम 12th के एग्जाम्स थे उस वक्त भी उसके घर में बहुत झगड़ा हुआ और उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस वक्त वो हर रोज हॉस्पिटल से एग्जाम हॉल जाया करती थी। लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई और यहाँ तक कि प्रभु को भी नहीं। उल्टा वो उसको ऐसे मोटिवेट करती थी जैसे वो कितनी चिल रहती हो। दोस्तों, वैसे एक बात है, जो लोग बाहर से ज्यादा खुश नजर आते हैं वो अंदर से उतना ही दुखी होते हैं और ये बात एकदम सच है। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर, वो बताती है कि अपनी माँ की तबीयत की वजह से वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई थी और वो फेल हो गई थी और आखिर में रिजल्ट आने के बाद वो अपनी नानी के गाँव चली गई। फिर बहुत सालों बाद वो वापस शहर आई और ये काम करने लगी क्योंकि घर चलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खैर, अब देखते ही देखते आयशु का घर आने पर आयशु प्रभु को बाय बोलने लगती है कि तुम्हारी शादी है इसलिए तुमको बहुत काम होंगे, तुम जाओ। इस तरह से जब ये दोनों अपने अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से अचानक एक आइसक्रीम की गाड़ी जाने लगती है। ये देखते ही वो दोनों दोबारा भागते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और अब प्रभु आयशु से पूछता है कि आयशु, क्या हम दोनों शादी कर लें? तो आयशु रोते हुए हाँ कह देती है और फिर प्रभु भी उसको गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद प्रभु अपने घर जाकर अपने पिता से कहता है कि पापा, मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। और उस वक्त आरती भी वहीं पर मौजूद थी, इसलिए वो भी अब प्रभु को सपोर्ट करने लगती है और आखिर इस तरह से वो शादी टूट जाती है और फिर कुछ ही दिनों में प्रभु और आयशु की शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी की वजह से वासु प्रभु और आयशु से बात ही नहीं कर रहा होता और इसी बीच काफी महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब वासु अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाकर बाहर खड़ा होता है तो उसी रास्ते से आयशु गुजरते हुए वासु से कहती है कि पापा जी, आप घर पर ही तो जा रहे हैं, बैठ जाइए, मैं भी घर ही जा रही हूँ। लेकिन फिर भी वासु रैपिडो बुक करके वहाँ से चला जाता है। अब घर पर वासु की वाइफ उसको डांटती है कि और कितने दिनों तक ऐसे गुस्सा रहोगे, और मुझे पता है कि आपका गुस्सा प्रभु की शादी से नहीं बल्कि उस फ्लैट के जाने से है जो उसकी शादी के बाद हमें मिलने वाला था। खैर, दूसरी तरफ प्रभु जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ का मैनेजर अब सारे एम्प्लॉयज को ये मेल भेजता है कि अब हर शनिवार को काम करना होगा। तो इसी के बारे में पूछने के लिए जब प्रभु मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर उससे एक ही बात कहता है, चुपचाप काम करो या फिर रिजाइन देकर चले जाओ। अब असल में प्रभु को तो ये जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। अब इसी बीच प्रभु दोबारा होम लोन के लिए अप्लाई करता है और वापस से उसका लोन अप्रूव हो जाता है। अब प्रभु यही खुशखबरी अपने फादर को आकर सुनाता है, लेकिन अभी भी वासु उससे बात नहीं करता। फिर एक दिन जब प्रभु अपने ऑफिस में होता है तो वासु प्रभु को फोन करके एक हॉस्पिटल बुलाता है जहाँ पर आरती के ससुराल वाले मौजूद थे। असल में आरती के ससुराल वाले आरती पर केस करने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि आरती ने अपने पति के सर पर बोतल फोड़ दी थी। अब वासु आरती के ससुराल वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग प्लीज केस मत करिए, हम बैठकर सब सुलझा लेंगे। इसके बाद प्रभु और वासु आरती को वापस अपने घर ले आते हैं और आरती के साथ उसकी छोटी बच्ची भी होती है। फिर जब घर पर आरती से पूछा जाता है कि बात क्या थी तो वो बताती है कि उस घर के सारे लोगों को पैसों का घमंड है क्योंकि शादी के बाद किसी ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। पहले तो मेरी जॉब छुड़वा दी और फिर मुझे घर के कामों में लगा दिया, लेकिन वो सब भी ठीक था, पर अब मुझसे पैसों की डिमांड की जाती थी और आपसे पैसे लेने का बोला जाता था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि इसीलिए उस घर की और 2 बहुएं भी डिवोर्स देकर चली गई, इसलिए मैंने भी वहाँ से निकलना ही ठीक समझा और इसके लिए मुझे अपने पति का सर फोड़ना पड़ा क्योंकि जब मैंने उसको बोला कि मैं अपने भाई और पिता से पैसे नहीं लूंगी तो वो मुझे मारने के लिए दौड़ा था। ये सब बताते हुए अब वो बहुत रोती है जबकि आयशु उसको संभालने लगती है। फिर सुबह होते ही वासु आयशु के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है और अब वो आखिर में अपने बेटे से भी बात करने लगता है। इधर प्रभु जब ऑफिस आता है तो उसका मैनेजर उसे इस साल का परफॉर्मेंस कार्ड दिखाते हुए कहता है कि आपके परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और इसी वजह से वो प्रभु को बहुत नीचा दिखाने लगता है। अब प्रभु को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मैनेजर को बहुत पीटे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी और उसने होम लोन के लिए अप्लाई भी किया था। इसके बाद प्रभु बैंक जाता है, लेकिन आज वो फाइल पर सिग्नेचर नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि अगर एक बार सिग्नेचर कर दिए तो उसे सालों तक उसी ऑफिस में काम करना पड़ेगा। इसलिए आज प्रभु वापस अपने घर आकर वासु के पैरों पर गिरकर उससे सॉरी बोलता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। आज वो अपने दिल की बात अपने पिता को बताता है कि मैं मैकेनिकल करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे IT पढ़ाया पापा, IT में फ्यूचर है लेकिन मेरे लिए नहीं। देखिए कितने साल गुजर गए, कब अच्छी होगी हमारी लाइफ, क्या हम खुश हैं? इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा और जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा।
तो इस बार पूरी फैमिली उसका सपोर्ट करती है क्योंकि सभी को उस पर भरोसा था। फिर प्रभु पूरी रात अच्छे से सोचकर दूसरे दिन अपने पिता से कहता है कि पापा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं वापस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा। पर वासु कहता है, लेकिन बेटा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रभु कहता है कि मुझे नहीं लगेगा पापा, मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ। इसके बाद आरती भी अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ और अब मैं भी दोबारा जॉब करूंगी। तो इस तरह से प्रभु अपने टीनेज की लाइफ में जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, दोबारा उसी फैक्ट्री पर जाकर काम करने लगता है और साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद प्रभु एक प्रेस पर जाता है जहाँ की मशीन को वो कुछ ही मिनटों में ठीक कर देता है। अब ये देखकर वहाँ का ओनर प्रभु से कहता है कि इस मशीन को ठीक करवाने के लिए हम लोग जापान से टेक्नीशियन को बुलाया करते थे, लेकिन आपने तो इसे पल भर में ही ठीक कर दिया। तो इस तरह से वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर अपने यहाँ काम दे देता है। ये सुनकर प्रभु बहुत खुश होता है क्योंकि जो इज्जत उसे पहले मिलनी चाहिए थी वो इज्जत इस काम में मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब आरती को भी एक बैंक में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद एक दिन बीच में वासु और शांति की मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है। इसके बाद प्रभु और आरती दोबारा इन दोनों को सरप्राइज देने की जगह पर लाते हैं और वासु यही समझता है कि ये दोनों दोबारा उन्हें किसी रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये दोनों उनको एक फ्लैट दिखाने लाते हैं जो इन्होंने बिना लोन के अपनी मेहनत से खरीदा था। असल में जब प्रभु स्कूल में पढ़ा करता था तो उस टाइम पर ये लोग इसी एरिया में किराए पर रहते थे और अब ये एरिया बहुत डेवलप हो चुका है। फिर ये लोग फ्लैट में एंटर करते हैं जो एक 3 BHK होता है और एंटर करते ही आरती एकदम से कहती है कि एक कमरा मेरा होगा, एक कमरा प्रभु का होगा और एक कमरा तुम दोनों के लिए, यानी वही सब जो उसने बचपन में बोला था। इसके बाद वो दोनों वासु को एक गिफ्ट देते हैं जो कि होम नेम प्लेट थी और उस पर लिखा था वासुदेवन एंड फैमिली, यानी 30-35 साल पहले जो सपना वासु ने देखा अब जाकर इनका सपना पूरा हुआ। और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी कोशिश नहीं। अगर आप अब भी अपने घर के सपने बुन रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। आखिर घर एक बहुत बड़ा सपना होता है जिसे पूरा करना हर आदमी, बच्चे, बेटा बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।